मनोज जी, मैं वो बीएन गुप्ता जी का जो है वो वीडियो नहीं आ पा रहा है, बट वी कैन स्टार्ट, है ना? सो वेरी गुड इवनिंग, ladies and gentlemen, all participants are welcomed here. But before that, let me tell you a brief background of today's seminar. हुआ ये था कि मैन्युफैक्चरिंग जोन्स जो इंडिया में हैं, राजकोट, आपके कलकत्ता, बॉम्बे, यहाँ से हमें काफ़ी डिमांड आ रही थी कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी में अगर कोई आगे अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है या एक्सपोर्ट मार्केट में वेंचर करना चाहता है, तो उसके लिए कोई एक्सपर्ट ऐसा हो जो उनको थोड़ा सा गाइड कर सके कि भाई ब्रांडिंग कैसे की जाए, एक्सपोर्ट के लिए कैसे हम आगे ओवरसीज मार्केट को टैप कर सकते हैं। तो उस पे हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की। तो हमारे बीच में, हम ही लोगों के बीच में हैं मनोज गोयल जी, तो उनको हमने सोचा कि हम उनसे रिक्वेस्ट की। तो आज की सेमिनार के जो परिदृश्य है वो ये है। और सबसे पहले जीजेपीसी के जो सिंथेटिक स्टोन्स, कॉस्ट्यूम फैशन ज्वेलरी एंड सेल्स टू फॉरेन टूरिस्ट पैनल के कन्वीनर है श्री बद्री नारायणन गुप्ता जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपने स्वागत में सभी का स्वागत करें, अपना स्वागत उद्बोधन करें। धन्यवाद। उमेश जी, आप बोले। भाई मेरा मनोज जी, श्रीमान मनोज जी गोयल जी, आज की सेमिनार के सभी प्रतिभागीगण परिषद की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सेमिनार के लिए हम बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, क्योंकि फैक्ट्रियों की ये मांग आ रही थी कि हम एक्सपोर्ट में कैसे जाएं और ज्वेलरी की ब्रांडिंग और पैकेजिंग किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए हमने मनोज जी गोयल से आग्रह किया कि वह अपने अनुभवों से हमारे को गाइड करें। मनोज जी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के एक अनुभवी और अग्रणी एक्सपोर्टर हैं। दुनिया भर में घूम घूम के अपना क्षेत्र में काफी अनुभव प्राप्त किया है और इस अनुभव का उपयोग आपने अपने एक्सपोर्ट में किया है। अंत मैं समझता हूँ आपसे अच्छा और कोई एक्सपोर्टर मिलना संभव नहीं था। मैं मनोज जी गोयल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने व्यवस्थाओं में भी हमारे लिए समय निकाला और इस सेमिनार को किया। फैशन ज्वेलरी के ग्लोबल मार्केट में भारत की हिस्सेदारी मात्र 5-6% ही है और सभी से आग्रह करूंगा कि स्थानीय मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट पर भी जोर लगाए। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल ने सरकार को कॉस्ट्यूम और फैशन ज्वेलरी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को और बढ़ाने का और ब्रास, कॉपर आदि से बनी ज्वेलरी पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस फिक्स करने की सिफारिश की है। लेकिन इन सब का फायदा हम तभी उठा सकते हैं जब अपनी तरफ से एक्सपोर्ट में कदम बढ़ाए। आप सबको धन्यवाद देता हूं। अब मनोज जी जो विचार व्यक्त करेंगे उस अनुसार करेंगे तो हो सकता है अपना एक्सपोर्ट में कुछ आगे बढ़ पाएंगे। मनोज जी साहब नमस्कार। धन्यवाद गुप्ता जी। आप थे बीएन गुप्ता जी, बद्री नारायणन गुप्ता जी, जो कन्वीनर है जेमन ज्वेलरी काउंसिल के सिंथेटिक स्टोन, कॉस्ट्यूम फैशन ज्वेलरी और सेल्स टू फॉरेन टूरिस्ट पैनल के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं मनोज गोयल जी। आप ग्रेजुएट जेमोलॉजिस्ट हैं जीआईए, जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के, और पिंक सिटी ज्वेल हाउस आपका खुद का एक कंपनी है, आपकी खुद की एक वेंचर है, और उसके आप डायरेक्टर हैं, और काफी क्षेत्रों में आपका निर्यात भी है। आज के कार्यक्रम में मनोज जी का प्रेजेंटेशन होगा। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आपके जो प्रश्न है नीचे देखिए, क्वेश्चन एंड आंसर का एक आइकॉन बना हुआ है, उसमें आप लिख दें तो हम प्रेजेंटेशन के अंत में आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके हम उत्तर देने का प्रयास करें। तो मैं अब आग्रह करूंगा मनोज जी से कि वे अपना प्रेजेंटेशन दें।
धन्यवाद। संजय जी, बीएन गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सभी का अभिनंदन। एंड आज जो अपने टाइम निकाल के सभी ऑडियंस आई है इस बात पे चर्चा करने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मेरे विचार सुनने के लिए, उनका सबका उन सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि फैशन ज्वेलरी हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया से। इंडिया की जो एक्सपर्टीज है वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी में हमेशा रही है, और एक्सपोर्ट का पोटेंशियल जहां तक हम कहना चाहते हैं वहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल अभी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी फैशन ज्वेलरी सेगमेंट में, स्पेशली इन द टाइम्स वेयर कंज्यूमरिज्म पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा फैल रहा है। और इसीलिए मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ, कुछ मेरे अनुभव रहे हैं। हालांकि मैं कंप्लीटली फैशन ज्वेलरी सेगमेंट में तो नहीं रहा हूँ, आई वुड से ज्वेलरी रादर ब्रॉडर कैटेगरी में रहा हूँ, लेकिन हमारा सभी का वास्ता फैशन ओरिएंटेड ज्वेलरी से ज्यादा पड़ रहा है, और इसीलिए देयर इज अ थिन लाइन विच सेपरेट्स बोथ ऑफ देम। एंड मैं अपने अनुभव से जो ये कहना चाहूंगा कि इससे बेटर समय नहीं हो सकता है। कुछ शेयर करना चाहूंगा अपने भावों में, सो आई विल शेयर अ प्रेजेंटेशन। एक बार मुझे कंफर्म कर दें, आप देख पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, दिख रहा है। सो आज की प्रेजेंटेशन में मैं जो अपना B2B सेगमेंट है इंडिया से एक्सपोर्ट का, उसकी पोटेंशियल पे डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे मैंने पहले बोला, रियली में अभी अपने पास जो अपना समय जो है वो बहुत बढ़िया है, अभी अपना समय आ गया है। और इसीलिए आया है कि ग्लोबली इंडिया की जो बेहता है कि जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग का और दुनिया को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए, व्हेन पूरी दुनिया चाइना के एक ऑल्टरनेटिव को देख रही है, और जहाँ 99% शेयर मार्केट का ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ विभिन्न क्षेत्रों में चाइना ही है, और पूरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बहुत एक छोटे मार्केट शेयर के ऊपर है। वहाँ पे सभी का सारे जो कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटीज हैं, चाहे अमेरिका ले लें चाहे दूसरी ले लें, सभी का ओरिएंटेशन ये है कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। सो मैं ये कहना चाहूँगा हमारा समय रियली में आ गया है, और समय इसीलिए भी आ गया है क्योंकि हमने एक 2020 का एक भयानक अनुभव किया है पूरे सभी ने। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, ये किसी को कोई भी अछूता नहीं रहा है 2020 से, एंड द वे मार्केट पूरा चेंज हुआ है। एंड अब ये बात भी है कि वैक्सीन के आने के बाद में जहां मार्केट स्टेबलाइज हो रहा है, जहां स्टॉक मार्केट्स ने अपना उत्साह दिखाया है, जिस तरह से उत्साह दिखाया है, और ये प्रूव कर दिया है कि सबके मन में, सभी के मन में आशा है। आशा ये है कि 2020 इज गॉन एंड 2021 विल ब्रिंग अस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो अभी तक हमने नहीं ली थी। एंड उसी के लिए सभी के मन में उमंग है। एंड मैं ये समझता हूँ कि इसी चीज का हमको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अब ये वेव जो है वो हमारे फेवर में है, इंडिया के फेवर में है, और जो भी प्रोडक्ट हम अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में लेकर के जाएंगे तो चांसेस ऑफ अस गेटिंग सक्सेस बहुत अच्छी है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि हमें फैशन ज्वेलरी के सेगमेंट में जहां हम बात कर रहे हैं, तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड वाइड यही ट्रेंड रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग में क्लस्टर अप्रोच हो। और वो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि क्लस्टर अप्रोच का फायदा इसलिए होता है कि एक जब क्लस्टर अप्रोच होती है तो उसके अंदर जो वेंडर्स हैं, जो लाइक माइंडेड कंपनीज हैं, एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है, और उसका फायदा सबको मिलता है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू सपोर्टिंग जो फैक्ट्रीज हैं उनको मिलता है, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलता है। और जहाँ पे जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो जो हमसे इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी हमेशा देखते हैं कि किस मार्केट से मैं कौन सा प्रोडक्ट खरीदूं, और उस मार्केट का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोड्यूसिंग क्लस्टर कौन सा है। ये पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर मतलब मेरा जो हाईलाइट वो यही है कि ये बेसिकली जो पॉइंट्स मैंने लिस्ट आउट किए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी को मद्देनजर रखते हुए।
और इसी में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जहां तक हो सके हमें फैशन ज्वेलरी में कामयाब होने के लिए स्पेशलाइजेशन रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्पेशलाइज 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 मैंने 3 बार इसीलिए लिखा है कि जो भी काम करें, क्योंकि फैशन ज्वेलरी में बहुत बड़ा सेगमेंट है। एंड हम इन डेप्थ भी बात करेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन जब तक हम स्पेशलाइज नहीं करेंगे तब तक हमें स्केल नहीं मिल सकती। और बिकॉज असेंशियली फैशन ज्वेलरी बहुत लो और एग्रेसिव प्राइस पॉइंट्स का प्रोडक्ट कैटेगरी है, जब तक कि वहां पे एफिशिएंसी और स्केल नहीं होगी तब तक ये हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके नहीं रह सकते। तो फैशन ज्वेलरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक जो भी अपनी स्केल है उससे मैनी मैनी टाइम्स बढ़ने के लिए उस तरह की स्ट्रेटेजीज रखें कि हम बहुत मतलब 5 टाइम्स 10 टाइम्स यदि भी हम ग्रो करना चाहें और अपनी वो एक्सपेक्टेशन रखें तो वो एबनॉर्मल नहीं है, बिल्कुल रियलिस्टिक है। और इन सभी चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक फैक्ट कि हम ट्रांसपेरेंसी इंटेग्रिटी जो है ना वो हर मामले में उसको सेंट्रल टू ऑल आर थिंकिंग, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंसी इन आवर ऑपरेशंस, ट्रांसपेरेंसी इन आवर थॉट प्रोसेस, इंटेग्रिटी, वो ये हमारे अंडरलाइंग बेसिस होनी चाहिए पूरी स्ट्रेटेजी की। सो इसी के साथ में मैं एक आज का एजेंडा शेयर करना चाहता हूं आपसे। एंड आज मैं इन एजेंडा पे बात करना चाहूंगा, एक तो प्रोडक्ट एक्सपर्टीज पे, डिजाइन ओरिएंटेशन पे, विच मार्केट टू टारगेट, स्पेसिफिकेशंस एंड क्वालिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो लोग कंफ्यूज होते हैं दोनों के बीच में, प्राइसिंग और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट कंप्लायंस एंड टेस्टिंग क्या होनी चाहिए, पैकेजिंग के बारे में, एंड ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट बट रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। सो सबसे पहले प्रेजेंटेशन चालू हो रही है, लेकिन जैसे संजय सिंह जी ने बताया काफी इंपॉर्टेंट है, यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप प्लीज जरूर एक छोटा सा नोट ये चैट बॉक्स के अंदर आप लिख दें, क्योंकि इससे मुझे ये जानने में आसानियत होगी कि आपके क्या जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं भाव व्यक्त कर रहा हूँ उसके बारे में आपके क्या आप क्या सोचते हैं, आपके क्या क्वेश्चंस हैं, एंड मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने की हर पॉसिबल कोशिश करूँगा। सो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट एक्सपर्टीज की। जब प्रोडक्ट एक्सपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले ज्वेलरी के अंदर कैटेगरीज बहुत सारी हैं, एंड मैंने शुरू में बताया था स्पेशलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी वेंडर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, सॉरी, फैशन ज्वेलरी के, वो हमेशा अभी ट्रेडिशनली जो जैसे चाइना से सोर्स कर रहे हैं या थाईलैंड से या वियतनाम से या फिलीपीन से सोर्स कर रहे हैं, वो सब ये देखते हैं कि आपकी जो फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री से वो बात कर रहे हैं, वो किस एरिया में स्पेशलाइज करती है। एंड एरियाज बहुत हो सकते हैं। सो ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ कोर्स रिंग्स, इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस, ये सब हो ही सकते हैं। लेकिन फैशन ज्वेलरी के अंदर जैसे आपको सभी को मालूम है, नीश एरियाज में बहुत आ गए हैं। एंड नीश एरियाज में हेयर एक्सेसरीज, बेल्ट्स हैं, चार्म्स हैं, ज्वेलरी जैसे वर्ड, फैशन ज्वेलरी का जो वर्ड इटसेल्फ है, वो इटसेल्फ बताता है कि ये कंप्लीटली कनेक्टेड है फैशन से। एंड फैशन इतना फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट है कि आप कहीं पे भी किसी भी चीज से लिमिटेड नहीं रह सकते। सो ये जो नीश कैटेगरीज है, इनका फायदा और नुकसान ये है कि यदि हम हाई वॉल्यूम की बात करें तो ट्रेडिशनल कैटेगरीज में है, और यदि आपका प्रोडक्शन लो है और आप थोड़ा ज्यादा वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो देयर आई फील कि आप ये जितने नीश कैटेगरी एरियाज हैं, चाहे वो हेयर हो, चाहे वो ऑर्नामेंटल एक्सेसरीज हो जैसे बेल्ट्स हैं, सस्पेंडर्स हैं, मतलब जो भी एक्स्ट्रा जो मतलब आई वुड से एक कन्वर्जेंस ऑफ ज्वेलरी विद अपैरल है, मतलब ये एरियाज, एक्सेसरीज वाले जो एरियाज है, ये काफी वैल्यू एडेड है, यहाँ पे मार्जिन ज्यादा है एब्सोल्युटली, एंड अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हो सकती है। फिर जैसे इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो फैशन ज्वेलरी के अंदर मेटल एलॉयज, मतलब ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो कॉपर एंड ब्रास, ब्रास के एलॉयज काफी पॉपुलर है। एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे अभी इंडिया से मैन्युफैक्चरर्स कम है और स्कोप ज्यादा है, वो है स्टेनलेस स्टील। एंड स्टेनलेस स्टील में मेंस की ज्वेलरी जो है वो एक बहुत बड़ी डोमेन है, बहुत बड़ी, बिकॉज
यू नो, एंड ऑफ कोर्स जब मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ तो दे आर ऑलवेज इन कॉम्बिनेशन विद other things, you know, that I'm talking about embellishments and additional, मतलब again metals and materials के अंदर का भी काफी मिश्रण होता है. So zinc alloys भी काफी पॉपुलर हैं वेस्ट के अंदर आजकल फैशन ज्वेलरी में. ऑफ कोर्स टू अ लिमिटेड एक्सटेंट टिन के alloys भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं. ऑफ कोर्स सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं, सबका अपना अपना मार्केट है. लेकिन आई वुड से ये चार, ब्रास एंड कॉपर, स्टेनलेस स्टील, जिंक, टिन, एंड ऑफ कोर्स देयर आर नीश कैटेगरीज. एरिया में बात करें तो टाइटेनियम भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, वहां पे भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है. ये तो हो गए मेटल्स की बात. फिर कंबाइंड विद मेटल्स, वुड, स्टोन, रेजिन, एक्रेलिक, ग्लास, लेदर, पॉलीयूरेथीन, बोन, पोर्सिलेन, मतलब स्काई इज द लिमिट. बट यू नो, मैं सिर्फ ये सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो मैंने इसलिए लिखे हैं कि एक ये ब्रॉडर कैटेगरी को डिफाइन करता है. बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है यदि कि हमें स्पेशलाइजेशन करना बहुत जरूरी है. बिकॉज यदि हम मेटल्स को भी देखें तो जो ब्रास और कॉपर कर सकती है कंपनी, वो पॉसिबली स्टेनलेस स्टील नहीं कर सकती. जो स्टेनलेस स्टील कर सकती है वो जिंक नहीं कर सकती, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, माइंडसेट, डिजाइन कैपेबिलिटी सब कुछ डिफरेंट हो जाती है. सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये भी चीज देखें कि आप किस इकोसिस्टम में, आपके आसपास वेंडर्स कौन से हैं, जो एक इकोसिस्टम कैसा है, और उसी हिसाब से आप यू नो इन मेटल्स को चूज कर सकते हैं, इन मटेरियल्स को चूज कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए अपने प्रोडक्ट के, जिससे कि एक यू नो 50-100 कंपनीज, 200 कंपनीज का एक यू नो एक कलेक्टिव मार्केट बनता है. तो वो आपको बेचने में आसानी होती है, प्रोडक्शन में आसानी होती है, एंड आपकी एक्सपर्टीज रीजनल एक्सपर्टीज बन जाती है. आपकी रीजनल एक्सपर्टीज आपकी एक्सपर्टीज बन जाती है. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम फैशन ज्वेलरी की बात करें तो प्लेटिंग टेक्निक्स. लगभग कोई भी फैशन ज्वेलरी है, प्लेटिंग बहुत एसेंशियल है. अब ये अगेन इस पे डिपेंडेंट ये है कि आप प्लेटिंग इन हाउस डेवलप करना चाहते हैं, या आपके एरिया में, आपके क्लस्टर में प्लेटिंग आउटसोर्स आप करके, और एफिशिएंट आपके पास वेंडर्स हैं जो आपको अच्छी प्लेटिंग्स दे सके. जो इम्पोर्टेंट प्लेटिंग्स होती हैं और होनी चाहिए आपके पास, वो रोडियम, ये सारे एलॉयज भी हो सकते हैं, रोडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, टाइटेनियम नाइट्राइड, कॉपर, ब्रॉन्ज, जिंक, ई कोटिंग्स हैं, पटीनाज हैं, लैकर्स हैं, रेजिन्स हैं, इनेमल्स हैं. सो फैशन ज्वेलरी बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, एंड चाहे इसमें इलेक्ट्रोफोरेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेटिंग्स हैं, ट्रेडिशनल, या टाइटेनियम नाइट्राइड जैसी स्पर्टर्ड प्लेटिंग्स हैं. सभी की बहुत ही इंपॉर्टेंस है. एंड जब तक हम खुद या तो इन हाउस या क्लस्टर में इनको नहीं रखेंगे, तब तक हमें एज मिलने वाली नहीं है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्लेटिंग्स के ऊपर भी खास ध्यान दें. प्रोडक्ट की एक्सपर्टीज की बात करें तो जब तक एम्बेलिशमेंट्स नहीं हो हमारे पास में, हमारे इकोसिस्टम में या हमारे पास, तब तक हमारा प्रोडक्ट इनकम्प्लीट है. सो एम्बेलिशमेंट्स में जेमस्टोन्स हो गए, बीड्स हो गए, क्रिस्टल हो गया, ग्लास हो गया, शैटर्न्स हो गए, एक्रेलिक्स हो गए. एक्रेलिक कास्ट, आजकल एक्रेलिक जेमस्टोन्स चाइना में बहुत बनते हैं, जिसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, बहुत बड़ा बेस बन गया है. एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास भी वो कैपेबिलिटीज हो. बहुत सारे फैब्रिक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं आजकल, यू नो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, फैशन ज्वेलरी में. एंड यू नो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट कि भाई ये भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी में. लेसेस हैं, प्लास्टिक की मोल्डिंग्स हैं. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और ये है प्रोडक्ट की एक्सपर्टीज का, कि हम क्राफ्टिंग टेक्निक्स को भी हम ये देखें कि हम आउटलाइन करें कि हमारी क्राफ्टिंग टेक्निक्स क्या हो रही है. अब क्राफ्टिंग टेक्निक्स की बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी एंड उसका इनोवेशन भी हो सकता है. जैसे हम बात करें ब्रास और कॉपर हाई टेम्परेचर एलॉयज की, तो उसके लिए कास्टिंग क्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है. लो मेल्ट एलॉयज की बात करें जहाँ पे हम जिंक, एल्यूमिनियम एंड टिन बेस्ड एलॉयज की बात करते हैं, वो रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर पे कास्ट होते हैं, उनकी कास्टिंग टेक्नोलॉजी अलग है.
एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी टेक्नोलॉजी लें उसके डीप में जाएं, उसकी एक्सपर्टीज रखें और एक लार्ज वॉल्यूम पे कास्टिंग करने के लिए हम तैयार रहें। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये क्राफ्टिंग टेक्निक में वो ये है कि मैं कहना चाहूँगा कि हम हमारी हेरिटेज और जो हमारे ट्रेडिशनल वेज ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप रही हैं, कोई एरियाज की भी बहुत पक्यूलरिटीज रही हैं, उनको भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनकी एडवांटेज ले सकते हैं। सो क्राफ्टिंग टेक्निक्स में फॉर एग्जांपल जैसे क्लस्टर्स हैं, जहाँ पे फिरोजाबाद में ग्लास का काम काफ़ी हो रहा है, तो नेचुरली यदि हम कोई ग्लास के बेस के ऊपर और कोई एक्सटेंशंस करेंगे, उसकी ज्वेलरी बनाएंगे और हम फिरोजाबाद के आसपास हैं, तो नेचुरली हमें एक मार्केट का डेफिनेटली हमको एडवांटेज मिलेगी। जिस तरह से हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की भी डिफरेंट आर्टिस्ट्री है, तो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, जहाँ पे आप हैं, लोकल आर्ट फॉर्म्स आर्टिस्ट्री बेस्ड को भी बेस लेकर के यदि हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं तो नेचुरली हमें उसकी बहुत बड़ी एज रहेगी। प्रोडक्ट की एक्सपर्टीज बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात ये इम्पोर्टेंट मैं ये कहना चाहूँगा कि आज यदि हम ये बात कर रहे हैं कि हम एक रिलेटिवली न्यू एंट्रेंट हैं मार्केट में कंपेयर टू वेयर चाइना इज, एंड यदि हमें चाइनीज से फाइट करना है और एक ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हमको आना है, तो हमें बहुत केयरफुली नेविगेट करना पड़ेगा ये सारे जो प्रोडक्ट्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको देखते हुए कि हम इन सब चीजों में क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सो अगेन ये एक आई वुड से ये एक मैप है इंग्रेडिएंट्स का फैशन ज्वेलरी के सेगमेंट में। और हम ये कह सकते हैं कि कोई सोच सकता है कि भाई मैं वुड की ज्वेलरी बनाऊंगा बीड्स को यूज करते हुए, या मैं रेजिन की ज्वेलरी बनाऊंगा प्लास्टिक मोल्ड्स को यूज करते हुए। कोई भी चीज का कॉम्बिनेशन हम करके ले, हमें ये देखना चाहिए और थरो मार्केट रिसर्च ये करनी चाहिए कि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कैसी रहती है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वेंडर्स इन अ वेरी मच्योर्ड मार्केट, जहाँ पे रियली में चाइना से हमारी मेन फाइट है। आई वुड से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें डिजाइन के बारे में सोचना चाहिए। एंड आई वुड मैं ये मानता हूँ कि ये सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर है बिजनेस का, और मोस्ट आई वुड से ओवरलुक्ड है या अंडरलुक्ड है। बात यह है कि आज ये हमको मान के चलना चाहिए, और हम खुद कंज्यूमर हैं, हमको ये मान के चलना चाहिए कि कोई भी चीज यदि बिकती है और या नहीं बिकती, उसका एक सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर जो रहता है वो डिजाइन रहता है। और डिजाइन के अंदर हमने ट्रेडिशनल जो हमारी एडवांटेज थी, मतलब हिस्टोरिकल एडवांटेज थी, जहां पे मैं बात करना चाहूंगा कि जैसे हम अपने हेरिटेज की बात करें, हमारे मंदिरों में, हमारी आर्ट में, हमारी क्राफ्ट में, यदि हम पुरानी कोई भी साड़ी उठा के देख लें, हमारे मंदिर देख लें, हमारी कोई भी पुरानी पेंटिंग्स देख लें, किसी में भी हम डिजाइन देखेंगे, डिजाइन के जो वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे प्रोपोर्शंस होते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो सब कुछ इमैक्युलेट थे। आज किसी भी चीज में यदि, तो वो हमारी एक हिस्टोरिकल एज रही है एज अ कंट्री, कि हमारे जीन्स के अंदर, हमारी विरासत के अंदर जो हमारे पुराने इंस्टीट्यूशंस थे, जो हम अभी पढ़ते हैं कि चाहे हमारी जो यूनिवर्सिटीज थी पुरानी, इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स थे एजुकेशन के कि हमें कहीं पे भी कोई काम पुराना जो हम देखते हैं उसमें 19 नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन। बट जहां अभी हम बात कर रहे हैं एक मॉडर्न एनवायरनमेंट में, वहां पे अभी हमें रेडी होना है इंटरनेशनल लेवल पे डिजाइन प्रोड्यूस करने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रियली में जिस मार्केट को एड्रेस करना चाह रहे हैं उस मार्केट को समझें और उसकी समझ रखें कि आज एक कंज्यूमर के पास में बहुत चॉइस है। और बिकॉज ई कॉमर्स और ग्लोबल ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स जिस तरह की हो गई है, जिस तरह से इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो गया है, आज किसी का भी किसी दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी सोर्स करना रिलेटिवली बहुत इजी हो गया है। अब जब सोर्स करना इतना इजी हो गया है, तो एक
जो कंपटीशन है वो केवल एक ज्योग्राफी तक सीमित नहीं रहा है, अब कंपटीशन एंडलेस हो गया है। तो इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक इस तरह का प्रोडक्ट, इस तरह की कैटेगरी, इस तरह की जो आपकी जो ऑफरिंग है वो डिस्टिंक्ट हो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और वो मार्केट के लिए रेलेवेंट भी होना चाहिए। तो जितना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होगा उतना आप सब समझ सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए, जहां पे उसकी बिक्री हो सके, कोई उसको वाकई में बोले आह क्या प्रोडक्ट है। वो प्राइस की बात क्वेश्चन नहीं करे, वो पहले आपसे क्वेश्चन करे कि क्या आप मेरे को सप्लाई कर सकते हो क्या। तो ये जो जब तक प्रोडक्ट स्ट्रांग नहीं होगा, डिजाइन स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक वो नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मार्केट के लिए जो जो हमारे डिजाइन्स का जो इंस्पिरेशन है वो हम बिल्कुल अपडेटेड रहें। एंड इसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल जो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है ऑलमोस्ट, मैं कह सकता हूँ कन्विक्शन के साथ में, जो इंस्टाग्राम पे नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे पिनिंटरेस्ट हो, या आजकल इवन मॉडर्न वेज हैं डिजाइन इंस्पिरेशन के, जो इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन्स हैं। यदि आपके पास इवन एंड्रॉयड फोन एंड आईपैड के ऊपर आप देखें, फॉर एग्जांपल एक ऐप है कॉल मैक्सटर। दुनिया की हर मैगजीन, ऑलमोस्ट हर मैगजीन उसके ऊपर ई फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। तो आज आपको चाहे मेरे को ऑस्ट्रेलिया की मार्केट रिसर्च करनी है और मुझे वहां की कॉस्मोपॉलिटन, या मेरे को वहां की वैनिटी फेयर, या मेरे को वहां की हापर्स बाजार का वहां का एडिशन पढ़ना है, तो वो मैं फिंगर टिप्स पे है मेरे पास। जिस दिन वहां रिलीज होता है उस दिन यहाँ पे रिलीज होता है। सो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट रिसर्च के अंदर मॉडर्न ये जो टूल्स हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे पिंटरेस्ट हो, चाहे जो मैगजीन्स हैं, प्रिंट मैगजीन्स हैं, जो फैशन मैगजीन्स हैं, उससे आप कनेक्टेड रहें। बिकॉज वही गवर्न करेंगी आपको, वही बताएंगी आपको, इंटेलिजेंस वही देंगी कि किस मार्केट में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजाइन ओरिएंटेशन में मैं ये भी ये बताना चाहूंगा कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए जो लोकल लेवल पे जो डिजाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हम उनके साथ में कोई ना कोई पार्टनरशिप करें, हम उनसे एक स्ट्रांग कनेक्ट बना के रखें। मैंने जब भी डिजाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सबसे बात करी है, मैंने ये देखा है कि उनमें बहुत गैप है। उन जो जो डिजाइन रिसोर्सेज वो डेवलप कर रहे हैं, जो डिजाइनर्स वो डेवलप कर रहे हैं, और जो मार्केट की नीड है उसमें बहुत ज्यादा गैप है। और वो गैप इसलिए है क्योंकि हमारा दोनों का डायलॉग नहीं है। जो उनका जो कोर्स करिकुलम है, वो वहाँ का एक जो फ्रेश ग्रेजुएट होता है वो इंडस्ट्री केपेबल नहीं होता। इंडस्ट्री की डिमांड है, एक तरफ उनकी सप्लाई है, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिस्कनेक्ट, जो भी बिकॉज ऑफ द डिस्कनेक्ट, वो दोनों तरफ से एक आई वुड से विन विन सिचुएशन नहीं हो रही है। जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, और इंडस्ट्री जो है वो हमेशा हंग्री है फॉर गुड टैलेंट और एक्सपर्ट, बिकॉज देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन ट्रेनिंग एंड द मार्केट। इसलिए ये आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज जो है वो हमको एड्रेस करना है। शॉर्ट टर्म में जो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मैं मानता हूं जो करनी चाहिए, वो ये आज, बिकॉज आज एक इंटरनेट हैज बिकम, आई वुड से हैज ब्रॉट द होल वर्ल्ड टुगेदर। जिस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स बहुत इजीली वर्ल्ड को सप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम ओवरसीज का जो डिजाइन टैलेंट है उसको भी हम लेवरेज कर सकें। और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इवन लिंक्डइन है, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स जो है, आई बिलीव हम यदि ओवरसीज डिजाइन टैलेंट को यदि हम लेवरेज करें, तो क्या है कि हम फास्टर टू द मार्केट हो सकते हैं। हम हमारे जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं वो मोर रेलेवेंट टू द लोकल मार्केट हो सकते हैं। सो मैं ये मानता हूँ कि गुड कॉम्बिनेशन ऑफ लेवरेजिंग बाहर का टैलेंट, जो डिजाइन का टैलेंट है। स्टूडेंट्स बहुत है बाहर, बहुत टैलेंट है पूरी दुनिया में, चाहे हम जिस भी मार्केट की बात करें। और हमेशा एक आई वुड से एक फेल सेफ स्ट्रैटेजी रह सकती है यदि आप वहाँ का लोकल टैलेंट लें और उसको उसकी जो एक्सपर्टीज है, उसका जो ओरिएंटेशन है, उसके जो अनुभव है, उसको यूज करके और प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें।
सो आई बिलीव ये बेसिकली एक डिजाइन ओरिएंटेशन को कवर करता है, ये जो मैंने अभी आपको आउटलाइन किया। अब मार्केट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये भी देखें कि हमारा ओरिएंटेशन किस मार्केट की तरफ है, क्योंकि विभिन्न मार्केट, ऑल मार्केट्स हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। कहीं स्केल ज़्यादा है, कंपटीशन, ऑब्वियसली जहाँ स्केल ज़्यादा है वहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो मार्जिन्स कम है। बट देयर आर अदर मार्केट्स जहाँ पे कंपटीशन कम है, तो मार्जिन ज़्यादा है। एंड ऑफ कोर्स हम जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं वो यूएस और वेस्टर्न यूरोप को क्लासीफाई करते हैं। बट अगेन यदि आपका आप यदि चूज करते हैं ईस्टर्न यूरोप, मिडल ईस्ट, ओशियाना विच इज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ईस्ट एशिया, ईस्ट एशियन कंट्रीज जिसमें कोरिया, ताइवान, जापान लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट हो सकते हैं, सेंट्रल अमेरिका हो सकता है जहाँ पे कैरिबियन आइलैंड्स हैं, वो काफी बड़ा एक टूरिस्ट मार्केट है। या सो चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस मार्केट की तरफ अपनी स्ट्रेटेजी रखते हैं। एंड बेस्ड ऑन योर चॉइस ऑफ मार्केट आपका प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट हो सकता है, आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो सकती है। सो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक वाकई में चूज करें कि किस मार्केट से आप इन्फ्लुएंस ज्यादा होना चाहते हैं। अब नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें, मार्केट की बात करें, तो दो डिस्टिंक्ट अपॉर्चुनिटीज हैं फैशन ज्वेलरी में। एक तो सप्लाई टू ब्रांड्स। अब ब्रांड्स को जो ट्रेडिशनली हम ये देखें तो फैशन ज्वेलरी में बिकॉज एक बहुत बड़ी कन्वर्जेंस हो रही है फैशन इंडस्ट्री की तरफ से। तो फैशन इंडस्ट्री चाहे वो अपैरल में हो, चाहे वो होमवेयर में हो, हमने ये देखा है कि सब अपने लाइन एक्सटेंशंस बना रहे हैं, सब अपने एडिशनल प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज ऐड कर रहे हैं फैशन ज्वेलरी सेगमेंट में। एंड आई थिंक ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना जो ओरिएंटेशन है हम समझें कि एक ब्रांड की क्या एक्सपेक्टेशन, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, चाहे वो रिटेलर्स हों, ब्रांड्स हों या ई कॉमर्स रिटेलर्स हों, उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है और वहाँ पे कहाँ पे गैप्स हैं, उनके पास क्या प्रोडक्ट है, आपके पास क्या प्रोडक्ट है, और हम कहाँ पे एक अपनी नीश बना सकते हैं और उस गैप को एड्रेस कर सकते हैं। मार्केट के अंदर की बात करें तो B2B मार्केट प्लेसेस भी बहुत बड़े हो गए हैं। अलीबाबा हर कोई जानता है कि आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट B2B मार्केट प्लेस है। लिटरली एक वेस्टर्न वर्ल्ड में फर्स्ट थिंग एक कोई भी वेंडर, मतलब क्लाइंट कोई वेंडर ढूंढने की कोशिश करता है तो अलीबाबा पे जाता है। सो बट अगेन ये भी देखने को आया है, मैं बहुत सारे फोरम्स में कनेक्टेड हूँ क्लाइंट्स के साथ में, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, बहुत सारे सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं। वहाँ पे सब जने एक नंबर वन क्वेश्चन आजकल जो मैं देख रहा हूँ वो ये कर रहे हैं कि अलीबाबा का ऑल्टरनेट क्या है। सो सब जने अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अलीबाबा के अंदर लार्जली जो लिस्टिंग्स हैं वो चाइना बेस्ड हैं। एंड मैंने बहुत सारे फोरम्स पे ये क्वेश्चन देखा है लोगों का, जो बायर्स हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि अलीबाबा के सिवाय हम कहाँ से, या इंडिया में और कौन से मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ से वो सोर्सिंग कर सकें। सो एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इंडिया मार्ट पे, और मैं बोलता हूँ इवन जो काउंसिल की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो काउंसिल आजकल क्रिएट कर रहा है, हमारे B2B फेयर्स हैं, वर्चुअल एग्जीबिशंस कर रहे हैं IIJJ में, IIJS में, एंड हम जो वो भी काउंसिल के भी जो B2B इनिशिएटिव्स हैं वो भी हमको डेफिनेटली लेवरेज करने चाहिए। फैशन ज्वेलरी के अंदर बहुत इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स भी आ रहे हैं, और उनमें आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट वन इज ड्रॉप शिपिंग मॉडल एंड Amazon होलसेल। ड्रॉप शिपिंग मॉडल वेस्ट के लिए एक बहुत ही एक कस्टमर के लिए एक बहुत ही इजी आई वुड से अपॉर्चुनिटी देता है, जहाँ पे वो रिस्क फ्री हो करके और प्रोडक्ट को मार्केट कर सकता है, प्रोडक्ट बेच सकता है, और वो बेचने के बाद आपसे खरीद सकता है। तो यानी इस बिजनेस मॉडल को भी आप एक्सप्लोर करें और समझें हाउ आप एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल बना सकें। तो ये आई वुड से आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई वुड से कि
फ्यूचर में ड्रॉप शिपिंग मॉडल बहुत बड़ा मॉडल बनेगा। एंड ये हर मैन्युफैक्चरर को रियलाइज करना चाहिए कि यदि उसके पास इन्वेंट्री होल्ड करने की क्षमता है और वो अपना प्रोडक्ट बना करके और रख सकता है और उसको कन्विक्शन है उस मार्केट का कि इस मार्केट में ये प्रोडक्ट बिक सकता है, तो आई वुड से ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है ना, ये इसको बड़ा अच्छे से लेवरेज किया जा सकता है। एडवांटेज आपको ये मिलेगी ड्रॉप शिपिंग मॉडल में कि आपको मार्जिन ज्यादा मिलेंगे एंड आपका प्रोडक्ट यदि 100 जने, 50 जने, 200 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग यदि बेच रहे हैं आपका प्रोडक्ट एंड उसके बाद में आपसे ऑर्डर दे रहे हैं, तो आपके लिए तो विन विन है, बिकॉज द यू आर गेटिंग लिटरली फ्री सेल्स पीपल, सेल्स चैनल आपको फ्री मिल रही है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। सो डेफिनेटली लुक इनटू ड्रॉप शिपिंग एज वेल एज Amazon होलसेल। मनोज जी, थोड़ा ड्रॉप शिपिंग के थोड़ा सा और बता दीजिए, क्या है ड्रॉप शिपिंग? सो ड्रॉप शिपिंग बेसिकली, ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है, मैं वापस जाता हूँ, ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर एक लार्जली आई वुड से मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स दोनों ये काम करते हैं कि वो एक लार्ज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री को बना के वेयरहाउस में रखते हैं एंड द प्रोडक्ट इज रेडी टू सेल। सो प्रोडक्ट वेयरहाउसेस में, फुलफिलमेंट वेयरहाउसेस में रेडी टू सेल होता है। प्रोडक्ट के सारे एट्रीब्यूट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, पिक्चर्स, वीडियोस, स्पेसिफिकेशंस इन अ फॉर्मेट जहां पे वो बहुत इजीली शेयर हो सके, चाहे वो आरएसएस फीड्स के थ्रू हो या कोई दूसरी फीड्स के थ्रू हो। एंड इसके अंदर क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक एट्रीब्यूट्स है उसको ले लेता है और वो अपने एंड के ऊपर अलग अलग मार्केट प्लेसेस में अपने नाम से लिस्ट करता है। जब वो लिस्ट करता है तो आपके पास बेसिकली वो वर्चुअल इन्वेंट्री पे, वो आपकी वर्चुअल इन्वेंट्री के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करता है और कस्टमर को नहीं मालूम, जो एंड कस्टमर है उसको मालूम नहीं होता। जब वो एंड कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है किसी भी मार्केट प्लेस पे या ई कॉमर्स साइट के ऊपर, तो ट्रांसपेरेंटली आपके वेयरहाउस से, आपका जो थर्ड पार्टी वेयरहाउस है, वहां से प्रोडक्ट कस्टमर को, एंड कस्टमर को शिप हो जाता है। एंड उसमें ट्रांसपेरेंसी ये रहती है कि आप, मतलब वो बेसिकली बायर और सेलर मतलब जो भी जो आपका आप ड्रॉप शिपर होते हो और जो भी सेलर है, जो बायर है, उसको नहीं मालूम चलता माल कहां से आया बेसिकली। सो इस बेसिकली इस तरीके के अंदर व्हाई क्लाइंट्स प्रेफर दिस इज बिकॉज वो आपकी इन्वेंट्री पे खेलना चाह रहे हैं और इससे उनको रिस्क फ्री एनवायरनमेंट मिलती है प्रोडक्ट बेचने की। तो रिस्क फ्री एनवायरनमेंट जहां मिलती है वहां पे लोग इतनी मार्केट प्लेसेस हैं, इतनी रीसेलिंग वेबसाइट्स हैं जहां पे आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो सकता है, तो उस लोग उसको लिस्ट करते हैं। और यू नो एडवांटेज तो आप ही का है क्योंकि प्रोडक्ट आप ही का बिका है, एसेंशियली आपने नहीं बेचा लेकिन बिका आप ही का है। सो आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। मूव ऑन करें संजय जी। थैंक यू वेरी मच। एक बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट एंड मैं समझता हूं कि मोस्ट पीपल कांट मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिकेशंस एंड क्वालिटी एंड इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस करूं, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझें और जब भी कोई प्रोडक्ट की प्राइसिंग, क्वालिटी या स्पेसिफिकेशंस की बात होती है तो इस चीज को जरूर रिकॉल करें। प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन जो है वो एक चीज है और क्वालिटी, बेसिकली क्वालिटी का जो मीनिंग है वो है कि हाउ लॉन्ग द प्रोडक्ट विल लास्ट। तो प्रोडक्ट की जो ड्यूरेबिलिटी है वो क्वालिटी को इफेक्ट करती है और प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस जो है वो डायरेक्टली कोरिलेट करती है प्राइसिंग को। सब लोग कुछ लोग ये सोचते हैं कि कंफ्यूज कर जाते हैं बिटवीन स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी। सो रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की जो एट्रीब्यूट्स है ना उसकी चॉइस रखें, मल्टीपल ऑप्शंस रखें अपने प्रोडक्ट में। और जब प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स की बात करें तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सपोज आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड आपने प्रोडक्ट एक्स, लेट्स से $10 में आपने कस्टमर को दिखाया और कस्टमर बोलता है नहीं मुझे $8 में चाहिए, तो यू शुड बी रेडी कि टू से कि अच्छा अब मेरी जो कॉस्टिंग आ रही थी उसमें बेस्ड ऑन माय कॉस्टिंग ये $10 में आ रहा था, ये इसकी प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स थे। अब मैं कैसे प्रोडक्ट को री इंजीनियर करूं जहां पे एक सिमिलर लुक एंड फील मैं दे सकता हूं उस प्रोडक्ट की $8 में,
लेकिन जहां स्पेसिफिकेशंस चेंज होंगे वहां पे प्राइस डेफिनेटली चेंज होगी, प्राइस आ सकती है, प्राइस बेटर हो सकती है, बट आप ये बट उसका इफेक्ट क्वालिटी पे कुछ नहीं होगा. Quality is basically something different. Higher quality may not necessarily come at a higher price. हम यही चीज को कंफ्यूज कर जाते हैं. और उसका मैं एक एग्जांपल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री देता हूं कि यदि एक वेल नोन फैक्ट है कि यदि हम मर्सिडीज और टोयोटा की बारे में बात करें तो जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होगा हम टोयोटा बोलेंगे, बिकॉज टोयोटा की रिलायबिलिटी ज्यादा है, चाहे मर्सिडीज की स्पेसिफिकेशन बेटर हो सकती है. तो ये मर्सिडीज और टोयोटा, यदि आप ये दो शब्दों को आप सिनोनिमस हैं स्पेसिफिकेशन वर्सेस क्वालिटी से, कभी भी कंफ्यूज हो तो इस चीज को ध्यान में रखें और ये समझें कि प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन लीड्स टू कोरिलेशन, मतलब उसका डायरेक्ट कोरिलेशन प्राइस से है, लेकिन क्वालिटी का नहीं है नेसेसरली. सो क्वालिटी बेटर करने के लिए हमें ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है. उसके लिए हमको डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए हमको ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड एसओपी चाहिए, उसके लिए हमें एक विचार चाहिए, हमको एक सोच चाहिए कि हमें ये क्वालिटी बनानी है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब क्वालिटी की बात करें, और अब स्पेसिफिकेशन की एक बात करिए, अब जब क्वालिटी की बात करें तो हम क्वालिटी को क्वांटिफाई करें कि क्वालिटी के मापदंड क्या हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी. सो आप सोच रहे होंगे कि क्वालिटी को कैसे नापा जा सकता है. सो क्वालिटी को बिल्कुल नापा जा सकता है. क्वालिटी को नापने के हर पैरामीटर, जब तक हम अपने फैक्ट्री की प्रोडक्शन मैनुअल्स में जब तक हम अपने उसको क्वांटिफाई नहीं करेंगे, हमेशा सब्जेक्टिविटी रहेगी. और उसमें एडवांटेज आपका हमेशा बायर जो है वो ले सकता है, बिकॉज आपने कोई डिफाइन नहीं किए हैं, कोई स्टैंडर्ड्स लिखित में नहीं है या कोई मैनुअल में नहीं है, तो आपकी भी क्वालिटी इधर उधर जाएगी, आपके इंटरनल लोगों को भी नहीं मालूम और क्लाइंट्स को भी नहीं मालूम. तो जब भी हमेशा एक मिसमैच रहेगा. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं उसको हम क्वांटिफाई करें. क्वालिटी के पैरामीटर्स एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, साइजेस हो सकती है कि सपोज रिंग है, कि सपोज आप रिंग साइज सप्लाई कर रहे हो तो रिंग साइजेस की जो टॉलरेंस है वो कितनी है. यदि इस रेंज से ज्यादा है तो बेसिक क्वालिटी से आउट है. या प्योरिटी है, प्योरिटी एक फैक्टर हो सकता है क्वालिटी का. ड्यूरेबिलिटी, जैसे स्टोन्स गिर नहीं रहे, यदि फैशन ज्वेलरी की हम बात करें तो लॉट ऑफ द जो स्टोन्स होते हैं उसके अंदर ग्लूड होते हैं या ट्रेडिशनल वे में सेट नहीं होते, तो उसके अंदर क्या हमारी रिलायबिलिटी है, क्या हम वाइब्रेशन टेस्ट करने के बाद में क्या हम ये दिखा सकते हैं कि हमारे स्टोन्स गिर नहीं रहे. सो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी को हम स्पेसिफाई करें और एक बेसलाइन क्वालिटी एस्टेब्लिश करें कि ये तो हमारा हो गया एक बेस, कि यहाँ पे हमारे इंटरनल कंट्रोल्स के हिसाब से ये हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, तो इससे तो हम नीचे जाएंगे नहीं. और कॉन्स्टेंटली हम ये देखते रहेंगे कि हम ये क्वालिटी को अब आगे एक्सीड कैसे कर सके, धीरे धीरे इसको रेज द बार कैसे कर सके. बिकॉज क्वालिटी को यदि हम एक स्टैंडर्ड बना करके और कमिट करते हैं एक्सीड करने का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अपनी इंटरनल टीम्स को हम कॉन्फिडेंस में लेकर के उनको कमिट करवाते हैं कि दैट इंटरनल टीम्स, जो प्रोडक्शन टीम है, वो इस चीज की महत्ता को समझे कि जब तक क्वालिटी प्रोडक्ट हम नहीं बनाएंगे तब तक हम लॉन्ग टर्म बिजनेस में हमारे पास कोई रूम नहीं है रहने का. तो वो जो एक डिसिप्लिन है वो आए, और हम उसको कैसे हमें वर्क करना चाहिए कि हम कॉन्स्टेंटली उसके अंदर और आगे बढ़ते चले जाए. फैशन ज्वेलरी में जैसा सभी जानते हैं कि ये नंबर्स का गेम है. एंड जब तक हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई, यहाँ पे परसेंटेजेस से काम नहीं होगा. यहाँ पे यदि हमें सक्सेसफुल होना है तो वी हैव टू लुक एट टाइम्स, कि क्या हम इस साल लास्ट ईयर का कितना हम हाउ मेनी टाइम्स आर वी एबल टू ग्रो. या कोई पर्टिकुलर अकाउंट है आपसे ये ले रहा है, कोई खरीदारी कर रहा है, तो वो हम कितने नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा सकते हैं. बिकॉज अभी भी हमारा मार्केट शेयर और जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम इन नेग्लिजिबल है, आई वुड से. नेग्लिजिबल प्रोडक्शन कर रहे हैं, नेग्लिजिबल सप्लाई कर रहे हैं.
तो जीरो को जितना भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही रहता है, तो मतलब हम नियर टू जीरो हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हमारे पास बहुत एग्रेसिव टारगेट्स होने चाहिए वॉल्यूम करने के। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये तभी आ सकता है जब हम हर चीज में प्रेजेंट को क्वेश्चन करें। हमें सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए कि आज यदि कोई बोल रहा है कि ये स्टोन की ग्लूइंग है, सपोज हम एक ग्लूइंग की बात करें कि भाई फैशन ज्वेलरी है उसमें स्टोन्स को ग्लू करना है, और आज यदि कोई है वो बोलता है मैं 200 स्टोन को ग्लू कर सकता हूँ एक शिफ्ट के अंदर, एक 8 साढ़े 8 घंटे की शिफ्ट के अंदर मैं सपोज 200 को कर सकता हूँ, तो वी नीड टू क्वेश्चन कि भाई तू 400 क्यों नहीं कर सकता। एंड चाहे वो छोटे से टूल्स का हो, चाहे वो प्रोसेसेस हो, चाहे उसके पास हम जिग्स एंड फिक्सचर्स की बात करें, हमें मतलब एक ही काम करने के 100 तरीके होते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो भी आज के जो हम सेटिस्फाइड आज के जो मापदंड हैं उनसे हम सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि जब तक हम एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन के लिए कमिटेड नहीं होंगे हमारे पास कोई रूम टू ग्रो नहीं है। मतलब ये एक ऐसी सेगमेंट है जहां पे रियली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। एंड यदि हम सैचुरेट हो गए, हम स्टैग्नेंट हो गए, तो हम इस रेस से बाहर हो जाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम चाबुक लेकर के हमारे स्टाफ के साथ खड़े रहें और बोले कि मतलब ये काम डंडे के या किसी और के एक्सटर्नल प्रेशर से नहीं आ सकता, ये केवल सोच से आ सकता है। आई थिंक यदि हमारी सोच रही कि हम हमेशा हंग्री रहें फॉर चेंज, हम हंग्री रहें फॉर इंप्रूवमेंट, तो हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई चैलेंज नहीं है। इसके लिए मैं खुद बहुत प्रेरणा लेता हूं और मैं एडवोकेट यही करता हूं कि आप दूसरे जो इंजीनियरिंग प्रोसेस हैं या फैब्रिकेशन मेथड्स हैं उससे आप प्रेरणा लें। एंड अगेन प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है। और मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर भी कई बार एग्जांपल देता हूँ। एक आप फेसबुक के ऊपर हैं तो एक पब्लिशर है कॉल दुनिया म्यू। सो यदि आप उसको देखेंगे तो उसके बड़े रोचक वीडियोस वो पब्लिश करते हैं। किस तरह से खेती फास्ट कर रहे हैं चाइना के अंदर या मलेशिया में, इंडोनेशिया में, अक्रॉस एशिया, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड वो इस तरह के वीडियोस पब्लिश करते हैं जहां पे एक ही काम करने के आसान तरीके। एंड इस तरह के बहुत वायरल वीडियोस हैं इंटरनेट के ऊपर, आप देखेंगे पब्लिशर्स के कि सड़क बना रहा है तो वो उसमें भी इनोवेशन है, यदि वो घास काट रहा है उसके अंदर भी इनोवेशन है। तो इंस्पिरेशन कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन ये मान के चले कि हम उस्ताद नहीं हो गए। हमारे भी ऑपरेशंस में अपॉर्चुनिटीज हैं काम को बेटर करने के लिए, और जब तक हम इन दूसरे इंडस्ट्री से इंस्पायर नहीं होंगे तब तक हमें और कोई आकर खड़े रह के हमें कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा। हमें सीखना पड़ेगा दूसरी जगह जाके। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्री की मानसिकता है उससे उभर कर हम एक उस इंडस्ट्री की मानसिकता की तरफ सोचे। और ये सोच जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एक इंडस्ट्री की तरह सोचेंगे तो हमारी जो थिंकिंग है वो चेंज होगी। वहाँ पे हमें स्केल के बारे में, डेलीगेशन के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, वो सारे पैरामीटर्स हैं जहाँ पे हमको एक डिफरेंट नजरिए से सोचना पड़ेगा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि अभी तक तो काम चल रहा था कि हम सपोज आई डोंट नो आप 10,000, 20,000, 50,000 पीस कितने महीने के बना रहे हैं और खुश हैं और एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ से खुश हैं, लेकिन ये मान के चलना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी जो है, प्राइस के प्रेशर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मेनी टाइम्स हैं। तो जब तक हम वो सोच नहीं बदलेंगे कि हमें एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, और एक ये कलेक्टिव इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एज अ नेशन, और अभी हम एक काउंसिल के माध्यम से हम सभी जने यहाँ पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और बेसिकली इट इज अ डायलॉग बिटवीन अस। ऑल्दो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हमारे बीच में एक डायलॉग होना चाहिए, हमारे सबके बीच में एक वो होना चाहिए कि हम सब जने कमिटेड है एक हमारे नेशन बिल्डिंग में, कि हमें जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, और हमें इंडिया को
एक आइडियल सप्लायर बनाना है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने। और यदि हमने सब ने पूरे देश में मिलके और ये प्रयत्न किया, तो ये आपके मेरे लिए सभी के लिए एक बेटर इकोसिस्टम मिलेगा, सबका व्यापार बढ़ेगा। सो इवन जो मैं ये एड्रेस कर रहा हूँ, ये मैं इसमें सबका इंटरेस्ट है, ये मेरा इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है, सबका हमारा जॉइंट इंटरेस्ट है कि हम अपने प्रोडक्ट को, अपने कंट्री को आगे लेकर के जाएं और एक अपनी एक डिफरेंट सोच के साथ में ये जो अपॉर्चुनिटी है अभी हमें मिली हुई है, इसको एड्रेस करें। जब मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, एट द एंड एक कॉन्ट्राडिक्टरी भी चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी और क्वालिटी है ना, वो एक ज्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट है ओवर प्राइस। सो प्राइस इंपॉर्टेंट है, हमारा कॉस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम कॉस्ट एफिशिएंट रहें। तो एक तरफ तो एफिशिएंसी, जब हम फैक्ट्री से बात करें, हम अपनी प्रोडक्शन मेथड्स की बात करें, तो हमें कांस्टेंट एंडेवर हमारा ये रहना चाहिए कि हम और चीपर बनाएं। डेफिनेटली एवरी ईयर टू ईयर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड कम डाउन, बट एट द सेम टाइम जरूरी नहीं है कि हमें सक्सेस मिले सस्ता बेच के। सस्ते प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, हम सभी जानते हैं। कोई भी चीज सस्ती मिलती है तो हम उसको एक शक की नजर से देखते हैं। और यही बात है आज हमारे क्लाइंट्स के लिए। हमारे क्लाइंट्स भी हमसे सस्ता खरीदना चाहते हैं, राइट। लेकिन एक बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ, ये पक्की बात है कि यदि हमने अपना प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट रिलायबल है और हमारी क्वालिटी है और हम डिजाइन में, हमारे प्रोडक्ट में इनोवेशन है, डिजाइन में इनोवेशन है, तो एक छोटा सा यदि आप जस्टिफाइड मार्जिन यदि लेते हो ओवर कंपटीशन, तो वो एब्सोल्युटली मुनासिब है और उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं करेगा। यदि करेगा तो एट द एंड आपके फेवर में ही वो छोड़ेगा मार्जिन। सो ये डेफिनेटली है कि यदि आपने दूसरे पैरामीटर्स के ऊपर फोकस किया, क्वालिटी के ऊपर, प्रोडक्ट इनोवेशन के ऊपर, मटेरियल्स के ऊपर इनोवेशन किया, तो डेफिनेटली आपको मार्जिन ज्यादा मिलेगा। प्रोडक्ट कंप्लायंस एंड टेस्टिंग, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। एंड इसके अंदर चाहे हम एफटीसी की रेगुलेशंस को देखें, जो कि लार्जली कैलिफोर्निया प्रोपोजिशन 65 से गवर्नड है, या आरओएचएस की जो रिक्वायरमेंट्स है, रिस्ट्रिक्टिव हैजार्डस सब्सटेंसेस की, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैशन ज्वेलरी में, बिकॉज हम मटेरियल सोर्स कर रहे हैं, एलॉय सोर्स कर रहे हैं, और कई बार हम ऐसे कंपोनेंट सोर्स कर रहे हैं जो कि हम खुद फैब्रिकेट नहीं कर रहे, तो हम सोर्स कर रहे हैं वेंडर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक तो ये समझे कि मार्केट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अभी तक हमने काम चला लिया, लेकिन चाहे और हमारा प्रोडक्ट चाहे टेस्टिंग में खरा नहीं उतरता है या हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी में टेस्टिंग ज़्यादा नहीं होती, उसको देख करके हम लॉन्ग टर्म वो नहीं कर सकते। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्ट कंप्लायंस और टेस्टिंग को हम बहुत सीरियसली समझें। पहले बात तो कि हमारा मार्केट, जहाँ पे मार्केट कर रहे हैं, और हमारे क्लाइंट्स और उन सब की नीड्स क्या है, कस्टमर की गाइडलाइंस क्या है, और उसको हम मीट एक्सीड करें। और चाहे उसके अंदर की थिंग्स जो मैं बताना चाहूँगा प्रोडक्ट टेस्टिंग की और कंप्लायंस की, वो सबसे बड़ा तो लेड है। सो लेड इज अ नो नो नो, मतलब लेड किसी भी हालत में प्रोडक्ट में नहीं हो सकता। निकल रिलीज के टेस्टिंग्स हैं, और हैजार्डस मटेरियल्स हैं, कैडमियम है। आई नो एक भारी तादाद में हम लोग कैडमियम यूज करते आए हैं, नॉट जस्ट इन फैशन ज्वेलरी बट ऑल्सो इन अ ट्रेडिशनल गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब कैडमियम कंप्लीटली आउट किया जाए, बिकॉज आज यदि काम चल रहा है या हमारे सोल्डर से, चाहे हम सोल्डर के जो प्रोसेसेस हैं उसके अंदर, या हमारे रोलिंग रोलिंग की बात करें, या वायर ड्रॉइंग की बात करें, किसी भी प्रोसेस की बात करें, उसमें ट्रेडिशनली हम कैडमियम मिक्स करें, कैडमियम नहीं चल सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज इट। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी के और सब ऑल्टरनेटिव्स हैं। ऐसा आज कोई भी ऐसा नहीं है कि हम कैडमियम और लेड या इन सब को बिना यूज किए हम फैशन ज्वेलरी नहीं बना सकते या रियल ज्वेलरी नहीं बना सकते। ये केवल अपने को सोच छोड़नी पड़ेगी। सबके ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, एंड हम जल्दी से जल्दी मूव करें और एक हम रिलायबल एंड कंप्लायंट प्रोडक्ट बनाएं।
इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो हम समझें, और उसके बाद में टेस्ट प्रोटोकॉल, जो अपने टेस्टिंग के जो प्रोटोकॉल्स है इंटरनल टेस्टिंग के, अब चेन आप खरीद रहे हैं और चेन आपके पास मैकेनिज्म ही नहीं है, आपको ना आपको मालूम है और चेन में क्या एलॉय यूज हुआ है, या आपने कोई कंपोनेंट खरीदा उस बाजार से, आपने कोई स्टैंपिंग खरीदी, स्टैम्प प्रोडक्ट खरीदा आपने बाजार से और आपको मालूम ही नहीं कि उसके उसके उसमें क्या है, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपके हो सकता है छोटे मोटे पार्सल्स निकल जाएं, और आप कभी कोई बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हो और उसका वो प्रोडक्ट लास्ट मिनट पे फेल हो जाए या रिटर्न हो जाए, या आपको कोई प्रोडक्ट लायबिलिटी का लॉ सूट आपके ऊपर लग जाए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रियली में मार्केट को समझें कि ट्रेड की आज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंप्लायंस की एक्सपेक्टेशन क्या है, और अपने उसको अपने इंटरनल कंट्रोल्स को एस्टैब्लिश करें, सो दैट यू आर इन कंप्लायंट, योर प्रोडक्ट इज इन कंप्लायंस विद व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय ग्लोबल नॉर्म्स। ये चीज ज्यादा आसान हो जाती है, अगेन मैं लेऊं कि क्लस्टर के काम में काम करें हम, और क्लस्टर में जो कॉमन फैसिलिटी एरियाज हैं आजकल, गवर्नमेंट के बहुत सारी ग्रांट्स हैं, स्कीम्स हैं, जहां पे कॉमन फैसिलिटी एरियाज के अंदर आप अपने जो खास करके इस तरह का जो इक्विपमेंट जहां पे प्रोडक्ट टेस्टिंग का और कंप्लायंस का आता है, बहुत एक्सपेंसिव आता है, एक्सपेंसिव XRF मशीन्स आती हैं, जो केमिकल टेस्टिंग है जो कंप्लीटली प्रोडक्ट को लीच करती है, वो भी काफी एक्सपेंसिव है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम एक क्लस्टर के माध्यम से, छोटी एसोसिएशंस हैं आपकी, जो आपका लोकल लेवल एसोसिएशन है या एक एक क्लस्टर की एसोसिएशन है, उसके माध्यम से यू एस्टैब्लिश टेस्टिंग लेबोरेटरी एनवायरनमेंट। काउंसिल की काफी सारी लैब्स हैं कंट्री के अंदर, एंड हमारा यही प्रयास है कि हम प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट की टेस्टिंग फीस है, टेस्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, प्रोडक्ट की टेस्टिंग फीस कम की जाए और लार्जर बेस पे, लार्जर सैम्पलिंग के ऊपर काम किया जाए। इससे ट्रेड को हेल्प मिलेगी, आपको सबको हेल्प मिलेगी, एंड हमारे पास, हम प्रोडक्ट से कॉन्फिडेंस रहेगा हमें कि हमारा, हम प्रोडक्ट की जड़ तक गए हुए हैं और हम अंडरस्टैंड करते हैं क्या प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। मनोज जी, एक सवाल है इसमें, आपने कहा लेड कैडमियम बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये एकदम बिल्कुल नहीं या एक टॉलरेंस लिमिट है इसकी? सो टॉलरेंस लिमिट संजय जी 70 ppm है, 70 पार्ट्स पर मिलियन। सो मैं मतलब इतनी कम है कि आप नहीं मान के चलेंगे तब। हाँ, वो नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर है, तब जब हम वो लेकर के चलेंगे तब हम वो 70 की टॉलरेंस को अचीव करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस मार्केट को सर्विस कर रहे हैं। जैसे यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी सी ज्यादा एग्रेसिव है, कैलिफोर्निया की रिक्वायरमेंट्स मोस्ट एग्रेसिव है पूरे अमेरिका के अंदर। तो अलग अलग मार्केट्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं और हम अंडरस्टैंड करें। और मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ, समझदारी उसी में है कि जहां पे हाईएस्ट रिक्वायरमेंट है हम उसको एज अ बेंचमार्क बना के करें, क्योंकि आज आप किस मार्केट में आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगी, आप इसको हमें, हमारी तैयारी बेस्ट ऑफ बेस्ट के लिए होनी चाहिए। उसके बाद में कहीं से भी प्रोडक्ट आता है, हमारा प्रोडक्ट फेल नहीं हुए। जी जी, ठीक, थैंक यू। पैकेजिंग में भी आज जैसे हम ये बात करें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कुछ की एस्पेक्ट्स है। एक तो एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी। आजकल मतलब सारे जो क्लाइंट्स हैं वो ये पूछते हैं आपसे कि भाई आपकी जो पैकेजिंग है, क्या आप मेरे को रिसाइक्लेबल प्लास्टिक दे सकते हो, क्या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक दे सकते हो, क्या आप मेरे को प्लास्टिक फ्री दे सकते हो, क्या आप मेरे को जो आपका पेपर है, जो आपका कार्डबोर्ड है वो 100% रिसाइकल्ड पेपर से बना है क्या, आपका जो रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड है वो कंप्लीटली एसिड फ्री ब्लीच जिसमें यूज हुई है क्या। मतलब एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी एक इतने बड़े नॉर्म्स हो गए हैं कि आज का हर कोई वेस्ट को भी देखता है और उसको कैसे डील करे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। देन फैशन ज्वेलरी में एक तो जो लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स है, जो ब्रांडिंग रिक्वायरमेंट्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो लेजर मार्किंग का हो,
या लेबल प्रिंटिंग का हो, हर ब्रांड की, हर कंपनी की, सबकी अपनी अपनी प्रोडक्ट पे लगने वाली लेबल रिक्वायरमेंट्स है। एंड जितना हम एक फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे हमारे ऑपरेशन में कि हम उनका या तो उनका लेबल लगा सकें या हम प्रोडक्ट को उनके ब्रांड के अनुसार लेबल कर सकें, ये सारी सर्विसेज यदि हम देते हैं एट अ मैन्युफैक्चरिंग लेवल, तो डेफिनेटली हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। उसी में कोलैटरल डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल। क्लाइंट्स ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसमें कोई कोई कार्ड है प्रोडक्ट रिलेटेड, कोई इंफॉर्मेशन कोई वो है, या केयर कार्ड है ज्वेलरी का, तो वो भी आप प्रिंट करके एज अ सर्विस, एज एन एड ऑन, वो आप ज्वेलरी के साथ सप्लाई कर सके। क्योंकि जितना जितना काम हम यहाँ से कर पाएंगे एक वेस्टर्न क्लाइंट के लिए, उतना हमारे हमारे लिए, चाहे मार्जिन आप ले लें या या वो उसकी जो बिजनेस करने हमको देने की जो आई वुड से जो नीड है, आप उसको एड्रेस कर रहे हैं। जितना उसका पेन पॉइंट हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उतना वो हमारे साथ हैप्पियर होगा काम करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पैकेजिंग का, और वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो है आज लिटरली एवरी प्रोडक्ट हैज टू बी ई कॉमर्स रेडी। सो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी जो पैकेजिंग है, उसमें आप एंड प्रोडक्ट की जो शिपिंग है वो यू हैव टू मेक श्योर उसकी प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी कैसी है पैकेजिंग की। उसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पैकेज कितना बड़ा है। सो यदि जो जिस फॉर्म में कस्टमर के पास जा रहा है वो कितना बड़ा है, बिकॉज उसमें जो शिपिंग कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है और फुलफिलमेंट कॉस्ट है, वो सब वॉल्यूम के हिसाब से लगती है। सो इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आप ज्वेलरी पैक कर रहे हैं तो किस तरह के कार्ड्स हैं, जिस तरह के चेन आप पैक कर रहे हैं तो किस तरह के कार्ड्स के ऊपर पैक कर रहे हैं, किस तरह के एनवेलप्स हैं उसके, हर चीज की जो साइज है। सो अगेन इन सब चीज को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है पैकेज में। साइज, प्रोडक्ट की साइज, हाउ ड्यूरेबल द पैकेजिंग इज, चाहे वो B2B शिपमेंट है या कंज्यूमर रेडी शिपमेंट है, एंड उसका जो वॉल्यूम वेट है। और आई एम अज्यूमिंग बिकॉज ज्वेलरी कैटेगरी ऐसी है तो वेट में तो लाइट होगी, बट अगेन फिर यहाँ पे वॉल्यूम वेट प्लेज अ बिग रोल। तो वॉल्यूम वेट जो है वो कंटेंट हो और वो अफोर्डेबल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे आई वुड से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, खास करके जो लार्जर रिटेलर जो आज देख रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे हैं। और ये एक की एरिया हो सकता है यदि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं और आपके यंग वंस इन द फैमिली आ रहे हैं बिजनेस के अंदर और वो जुड़ रहे हैं, तो आप उनको ग्राउंड अप एक इस तरह के एनवायरनमेंट दें कि अभी तक काम चल गया, कैसे भी चल गया, लेकिन आगे जो प्रैक्टिसेस बने, जो बिजनेस ऑपरेशंस बने, वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल हो। तो जहाँ सोशल कंप्लायंस है, जहाँ आज इंडिया के लॉज ऑफ द लैंड की हम बात करें, तो दैट हम कोई भी जो इंडिया का जो लॉ है, जो हमारे चाहे नेशनल लॉज हो या स्टेट लॉज हो, हम उनको फुलफिल कर रहे हो विद रिगार्ड्स टू लेबर पेमेंट्स हो या फैक्ट्री के जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, जो जो भी हमारे फैक्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम उनको ऑडिट प्रोसेस से गुजारें, चाहे वो रिस्पॉन्सिबल ज्वेलरी काउंसिल का ऑडिट हो, चाहे वो ISO 9000 स्टैंडर्ड्स का ऑडिट हो। हर ऑडिट प्रोसेस आपको सिखाता है नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की एक जो स्केलेबिलिटी है, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। तो ये सोशल ऑडिट्स बहुत हो रहे हैं और काफी सारे आप सब जानते हैं कि आज सोशल ऑडिट होना बहुत जरूरी हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज को अनुभव करें कि इंडिया बदल रहा है। आज एक हफ्ते से हम एक नया लॉ आया इंडिया में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एंड उसमें हम चर्चा हो रही है, पूरे ट्रेड में चर्चा हो रही है। और ये चीज से ये हर कोई समझ सकता है कि ये आना था और इससे भी ज्यादा कंट्रोल्स आएंगे। बिकॉज असेंशली GST से शुरुआत हुई, डिमोनेटाइजेशन से इस चीज की शुरुआत हुई, और
उसके बाद में ई वे बिल्स बनने लगे, ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी आ रहा है, नए लेबर कोड्स आ गए हैं। तो इंडिया बदल रहा है, जहां पे स्केल आएगी वहां पे इम्पोर्टेंट है कि हम एक लेजिटिमेट वे से बिजनेस करें, बिजनेस स्ट्रक्चर करें शुरू से, जहां पे दे आर कैशलेस, जहां पे ट्रेड एंटायरली इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड हो, एंड ट्रांजेक्शन सारे जो हैं वो ट्रांसपेरेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक हो। और यदि वो होते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता लॉन्ग टर्म में, चाहे शॉर्ट टर्म में कितने ही पेन्स हो, कितना ही पेनफुल हो, मैं आपको कह सकता हूं कि लॉन्ग टर्म में आपको, आपके लिए वो एज बनेगा, और वो ना जा कि बिजनेस लेने में, बट एक बड़ा बिजनेस बनाने में और उसको मेंटेन करने में आपकी बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी चीज माननी पड़ेगी कि आज जो नए मैन्युफैक्चरिंग कानून जो आ गए हैं, जो सॉप्स आ गए हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज कोई नई एस्टेब्लिश होती है तो केवल 15% कॉर्पोरेट टैक्स है। आप इस चीज का एडवांटेज लें। एंड आज इंडिया एक आइडियल लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास में। वी हैव मोर पुअर पीपल देन ऑल ऑफ अफ्रीका पुट टुगेदर। तो हमारे पास एक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक लोएस्ट, आई वुड से लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर, टैक्स स्ट्रक्चर है पूरी दुनिया में आज। देयर आर कंट्रीज जहां पे टैक्स जीरो है, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स जीरो है और वो है, उसमें कोई दूसरे फॉर्म से टैक्स है। आई वुड से एक बैलेंस्ड व्यू में, यदि अभी हम, हमारा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि हम चाहते हैं, हम सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बजट के अंदर टैक्स कम होएगा, टैक्स कम होएगा। मैं आपको सोच सभी रखते हैं, विजुअल थिंकिंग में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि टैक्स रिबेट्स की एक्सपेक्टेशन जो है वो छोड़ दें। वो नहीं आ सकती, बिकॉज अभी ऑलरेडी टैक्स स्ट्रक्चर्स अपने इतने कम हो गए हैं। अब टैक्स स्ट्रक्चर में ब्रेक्स तभी आ सकता है जब टैक्स का बेस बढ़े, जब टैक्स पेयर्स का बेस बढ़े और कंप्लायंस ज्यादा होए। सो आज हमें इसी चीज को मानते हुए कि हम एक लोएस्ट टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड में हैं, अब यहां से हम कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस अपना बना सकते हैं उसके ऊपर विचार करें, रादर ये सोचें कि हमको और टैक्स ब्रेक्स मिल जाए। ऑल टैक्स ब्रेक्स और पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब मैं चाहूंगा कि यदि आपके कोई भी सवाल हो तो मैं जानूं क्या है, एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम। अपॉर्चुनिटीज मुझे तो माइंड बॉगलिंग दिख रही है, आई होप आपको भी दिख रही होंगी, एंड आई होप हम जॉइंटली इन अपॉर्चुनिटीज को लेवरेज कर पाएंगे और इंडिया को एक लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ ज्वेलरी बनाएंगे, जिसमें फैशन ज्वेलरी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सो लुकिंग फॉर योर पार्टनरशिप, लुकिंग फॉर योर आई वुड से पार्टिसिपेशन इन दिस ब्यूटिफुल बिजनेस, जहाँ पे हम लोगों को ब्यूटिफुल ज्वेलरी पहना के और उनको एक अच्छा अनुभव करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मनोज जी। मनोज जी, आपने प्रेजेंटेशन में एक कोई टर्म यूज किया था, क्लस्टर अप्रोच। क्लस्टर अप्रोच से क्या आपका मतलब ये है कि एक लार्ज क्लस्टर हो जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क हो, कि एक आदमी जो अगर कास्टिंग कर रहा है तो सब उससे कास्टिंग कराएं, एक अगर एम्बेलिशमेंट या सेटिंग कर रहा है तो एक जगह सबकी सेटिंग हो, या कुछ और है आपके क्लस्टर से मायने? ऑफ कोर्स स्केल ऑफ ऑपरेशन के आज के जमाने में आर्टिफिशियल ज्वेलरी में स्केल ऑफ ऑपरेशन काफी अहम रोल अदा कर रहा है कि प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। इस पे थोड़ा सा बताएंगे कि क्लस्टर से आप क्या क्या मतलब था? सो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैंने ओपनिंग स्लाइड में भी यही लिखा था संजय जी, कि क्लस्टर अप्रोच इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमें स्केल करनी है। और एग्जांपल मैं यही कह सकता हूँ कि सपोज हम फिरोजाबाद की बात करते हैं, तो फिरोजाबाद में ग्लास का काम काफी होता है, तो राइट, ग्लास का काम काफी होता है, तो यदि कोई क्लस्टर वहां पे बनता है ज्वेलरी का जो ग्लास की इंडस्ट्री को लेवरेज करके और उसको बढ़ा रहा हो, तो उसको डेफिनेटली एडवांटेज मिलती है। फिर अगेन जैसे हम बात करें
सो इंडिया के अंदर बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे कहीं वुड की ज्वेलरी बन सकती है बहुत अच्छी, क्योंकि वहाँ पे वुडन क्राफ्ट्समैन है। कहीं पे लेदर का प्रोडक्शन हो रहा है, तो लेदर ओरिएंटेड ज्वेलरी बन सकती है, कीपिंग लेदर एंड ब्रेडेड कॉर्ड्स यदि हम लें तो वो इतना बड़ा सेगमेंट है, चाहे वो नेकलेसेस की बात करें या ब्रेसलेट्स की बात करें। मतलब और चाइना में हमने ये देखा है कि टोटल चाइना का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लस्टर बेस्ड रहा है, एंड वो सक्सेसफुल भी इसीलिए रहा है क्योंकि एक इकोसिस्टम बन जाता है जहां पे चाहे आप चाहे जैसे संजय जी ने कहा कि कोई फैक्ट्री है जो खाली कास्टिंग कर रही है, तो वो कास्टिंग इस लेवल पे कर रही है कि वो हो सकता है 10-20 अलग अलग फैक्ट्रियों के लिए कास्टिंग कर रही हो, और उसमें कास्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर लेवरेज हो जाता है। इसी तरह मतलब मैंने देखा है, और मैं खास एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा कि चेंगडू नॉर्थ ईस्ट ऑफ चाइना में एक लार्ज आई वुड से ज्वेलरी फैशन ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग हब है। मैं जब वहां पे पहली बार गया तो आई वॉज शॉक्ड। मतलब वहां पे जैसे फैक्ट्रीज के अंदर प्लेटिंग प्लांट्स नहीं पॉसिबल है, तो जो प्लेटिंग प्लांट्स हैं वो दे हैव टू बी इन अ गैल्वेनिक जोन, और वहां पे जो गैल्वेनिक जोन मैंने देखी वो मतलब आई थिंक वो आप मान के चले कि इंडिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन से ज्यादा बड़ी खाली चेंगडू की चिंगडाओ की प्लेटिंग जोन है, सो गैल्वेनिक प्लेटिंग जोन। सो वो क्लस्टर का ये एडवांटेज मिल जाता है कि जब वहां पे अब केमिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो वो उसकी अवेलेबिलिटी है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है, सबको मालूम है कि उसको एफ्लुएंट को कैसे डील करना है। तो आज ये जो कॉमन जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं उनको लेवरेज करने की हमको क्षमता मिल जाती है। फिर जैसे मैंने बताया कॉमन फैसिलिटी एरियाज हैं, मशीनिंग कैपेबिलिटीज हैं, सप्लायर्स हैं। सप्लायर जो आपके टाइप का सप्लायर वो आप उस एरिया में आ रहा है और आपको सबको आप 10-20-50 फैक्ट्रीज हैं, 100 फैक्ट्रीज हैं, 1000 फैक्ट्रीज हैं, उनको सर्विस कर रहा है, तो सबके लिए एक अच्छी लेवरेज हो सकती है। आप में पार्टिसिपेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप खुद कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हाथ रेज करें, उसमें हम आपको अलाउ कर देंगे। सर मिस्टर हरीश चौबतिया ने हैंड रेज किया है, मैं उनको बोलता हूँ। हरीश जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन बोले। मिस्टर हरीश चौबतिया। आप पहले अपने को अनम्यूट करिए हरीश जी। और कोई व्यक्ति नितिन आप कर सकते हो, आप अनम्यूट कर दो नितिन उनको जी। आप ठीक है। या हरीश जी आपका क्वेश्चन। Nobody any question. ओके। आवाज नहीं आ रही है हरीश जी आपकी। कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ये अनम्यूट हो गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी का क्वेश्चन है तो फिर हम कंक्लूड करें आज का, अगर नहीं है किसी का क्वेश्चन तो। तो पार्टिसिपेंट्स, मेरा जो आज का, मैं अगर इसको सारांश में निकालूं, आज के जो डिस्कशन हमारे मनोज जी के ने दिए हैं, उसमें मैं सारांश में अगर मैं सबको सम अप करना चाहूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रोडक्ट डिजाइन एक अहम रोल अदा करेगा। आपको लगातार मार्केट में अपने को बने रहने के लिए या मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए प्रोडक्ट डिजाइन आपका लगातार इस तरीके से हो कि वो कस्टमर को बार बार आकर्षित करे। स्केल ऑफ ऑपरेशन आपकी इस तरह से होनी चाहिए कि आपकी कॉस्ट जो है वो इफेक्टिव रहे और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो।
लार्ज वॉल्यूम में सप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली स्केल ऑफ ऑपरेशन में आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। क्वालिटी जो है वो भी आपको मेंटेन रखनी है कि उनके कंट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ताकि आप मीट कर सकें। और जब नेगोशिएशंस होंगे तो जैसा कि मनोज जी ने बताया कि क्वालिटी अलग चीज है और स्पेसिफिकेशंस अलग चीज है। क्वालिटी पे आप जब प्राइस नीचे लेके आएंगे तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकेशंस आप परिवर्तित चेंज कर सकते हैं। जैसे मतलब कि ये कि क्वालिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द प्राइसिंग कैन बी ब्रॉट डाउन बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, यानी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज आप नहीं करेंगे लेकिन प्राइस आप कम कर सकते हैं। फिर एक तीसरी बात उन्होंने मनोज जी ने बताया कि जब दूसरे देश में आप व्यापार कर रहे हैं तो उनके नियमों की अनुपालना बहुत आवश्यक है। यदि लेड कैडमियम निकल नहीं चाहिए तो फिर नहीं चाहिए, या उसकी तय सीमा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हो सकता है जैसा मनोज जी ने बताया 1-2 बार आपका गुड्स निकल जाए, लेकिन तीसरी बार लार्ज क्वांटिटी में बड़ी वॉल्यूम में गया, वो रुक गया तो या वापस आ गया तो वो घाटा अपने को लग जाएगा। तो ये थोड़ा-सा ये आपका ये कहना है कि जैसे बाहर की जो बड़ी कंपनियाँ हैं जो आपको ऑर्डर देंगी तो वो चाहेंगी कि आपकी फैक्ट्री का ऑडिट हो। उनकी जो फिक्स्ड जो ऑडिट पार्टी हैं जो इंडिया के अंदर जो उनके बिहाफ पे ऑडिट करेंगी वो आएँगी, वो आपके सिस्टम्स को देखेंगी, आपके कि क्या-क्या रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लेबर के रूल का आपके यहाँ कोई फॉलो नहीं किया जा रहा है या वायलेशन हो रहा है। तो इस तरह की बातों का भी एक्सपोर्ट में आपको जाने के पहले ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये है कि इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि आजकल ई-कॉमर्स के ऊपर काफ़ी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि ई-कॉमर्स अपने ज्वेलरी सेक्टर में जल्दी ही लॉन्च हो जाए। हम जल्दी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 1 महीने के अंदर कुछ कॉन्क्रीट निकल के आ जाएगा, जिसमें कि आप अपना यहीं से बैठ के शिपिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी बता रहे थे कि जो ड्रॉप शिपिंग है वो भी एक अवेलेबल रहेगा, लेकिन आप स्वयं एक शिपिंग यहाँ से भेज सकते हैं जब ई-कॉमर्स की व्यवस्था यहाँ पे भारत से हो जाएगी तो। तो आज ये कुल मिला के ये है आज का सारांश। मेरे विचार से एक कॉम्प्लीमेंट आया है राजीव जी की तरफ से, राजीव जैन के, कि वेरी गुड प्रेजेंटेशन। If GJPC can help in CFC in various fields individuals cannot afford. Obviously ये CFC के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कुछ CFCs आ गई हैं। सर ये CFC की स्कीम के लिए हमने सरकार से दरखास्त करी है कि इसको बढ़ाया जाए ताकि देश भर में जो 30-40 क्लस्टर्स हैं वहाँ पे CFC की स्थापना की जा सके। ये एक बहुत बड़े पैमाने पे इस पे चर्चा चल रही है और सरकार हो सकता है कि स्कीम लेकर आए या बढ़ा दे उस CFC की स्कीम को। तो जितने भी क्लस्टर्स हमारे देश में हैं, सब में फायदा इसका मिलेगा। और इन्हीं बातों के साथ आप सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद कि आप ने अपना समय निकाला और आप आए। और सबसे बड़ी बात मनोज जी, आपने अपना समय निकाला और हम हमारी एक बार की जो रिक्वेस्ट थी उसको आपने माना, उसके लिए आपको मैं साधुवाद देता हूँ। सभी को आज का दिन शुभ हो। इसी बात के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।